दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्ट्स की कहानियाँ। वह कोई गर्मी की रात रही होगी। शहर के एक प्रतिष्ठित एमबीए कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल की छत पर चार दोस्त बैठे हुए थे और हाथ में एक एक एप्पी फिज की बोतल थी। मगर उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था शायद उसी एप्पी फिज की बोतल में शराब भी थी। भाई बस ये 2 दिन और बीत जाएं, प्लेसमेंट भी सही से हो जाए, तब तो सब सेट है। सब अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाएंगे। सबका से हॉस्टल की छत पर बैठना, दुनिया भर की बातें करना, जूनियर्स की रैगिंग लेना, यह सब बहुत याद आने वाला है। रजनीश ने विनोद को देखते हुए कहा, हाँ भाई, जब जिंदगी पूरी तरह निर्धारित हो जाती है तब यह कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है। देवेश ने विनोद और रजनीश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मगर सालों, क्या हम सब कभी वह भूल पाएंगे जो उस दिन हुआ था? रजत ने कहीं शून्य में देखते हुए कहा, साले मनुष्य, तेरा हर वक्त ऐसी बातें करना जरूरी है क्या? कभी तो उस बात को भूल जाया कर और हमें भी भूलने दिया कर। विनोद ने रजत को घूरते हुए कहा, वह बात हमारी जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। रजत ने कहा, अंधेरी रात में जब चांद भी बादलों के पीछे कहीं दुबका पड़ा था, उस 2 मंजिला भव्य हॉस्टल के सामने वाली सड़क से लगी रोड लाइट ही थी जो अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रही थी। मगर अचानक वह भी ऑन ऑफ होने लगी और पास से घिर घिर की आवाज़ें आने लगी। चलो भाई, मौसम ख़राब हो रहा है, नीचे चलते हैं। इस रजत की बातें सुनने से बेहतर है सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाएं, देवेश ने कहा। इसके बाद वे चारों छत पर रखी बड़ी सी पानी की टंकी से दाईं ओर लगी लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर गए। सब कुछ शांत हो गया था, मगर काले आसमान में बिजली चमक उठी और पानी की टंकी की ओट में एक बड़ा सा काला साया नजर आया, जिसकी एक जोड़ी बिल्लौरी आंखें चमक रही थी और अगले ही पल वह गायब हो गया। रात के 2 बज रहे थे। दूसरी मंजिल के बड़े से गलियारों के दोनों ओर 6-6 कमरे थे और उस गलियारे से ही निकलता हुआ गलियारा बाईं ओर मुड़ गया था, जहां फिर दोनों ओर 6-6 कमरे थे। पहले वाले गलियारे के अंत में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगी हुई थी और उसके बाईं ओर बाथरूम और दाईं ओर स्टोर रूम था। वॉल क्लॉक से आगे बढ़ते हुए देवेश और रजनीश का कमरा दूसरे नंबर का था और उसके सामने वाला कमरा विनोद और रजत का था। गलियारे में लगा छोटा सा पीला बल्ब केवल एक ही इशारा कर रहा था कि यहाँ लोग जिंदा हैं, अन्यथा वहाँ शमशान से भी अधिक डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। रजनीश और देवेश अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सो रहे थे और उनके ही बगल वाले कमरे में रजत और विनोद घोड़े बेचकर सो रहे थे। रोड लाइट के ऑन ऑफ होने की तरह ही अब गलियारों के बल्ब भी ऑन ऑफ होने लगे हैं। पूरे हॉस्टल में किसी लड़के की फपक फपक कर रोने की आवाज़ें गूंजने लगी है। रजनीश की आंखें खुली और नींद में ही एक भद्दी सी गाली देता हुआ बोला, कौन साला लड़कियों की तरह रोया जा रहा है रात के समय? और वह नींद में ही चलता हुआ बाहर गलियारे में पहुंचा, मगर वहां देखा तो कोई भी नहीं था। हाँ, बल्ब जरूर अब भी जल बुझ रहा था। रजनीश ने पूरा द्वितीय मंजिल छान मारा, मगर कहीं कोई नहीं मिला। वह थक कर वापस सोने के लिए ही जा रहा था अपने कमरे में कि तभी रोने की आवाज़ और तेज हो गई और इस बार ध्यान से सुनने पर रजनीश को वह आवाज़ बाथरूम से आती हुई लगी। कौन रो रहा है लड़कियों की तरह? उसने बाथरूम में झांक कर देखा तो कोई भी नज़र नहीं आया, मगर अब गलियारे में भी उस बल्ब के साथ साथ बाथरूम की लाइट्स भी जलने बुझने लगी थी। रोने की आवाज़ अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। इस बार वह थोड़ा सकपका गया, मगर डरा नहीं। उसने सोचा, जब यहाँ आ ही गया हूँ तो हल्का होकर ही चलता हूँ, और वह अपना काम निपटाने लगा। उसे लगा कि कोई है जो उसकी पीठ को लगातार घूरे जा रहा है और अचानक ही उसने अपना सिर झटका, मानो अपने दिमाग में आने वाले विचारों को झटक रहा हो, और सामने लगे शीशे को देखने लगा। पर सामने देखते ही तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। शीशे में उसे वही काला साया नजर आया जिसकी सिर्फ आंखें चमक रही थी, बिल्ली जैसी डरावनी आंखें। वे आंखें धीरे धीरे रजनीश के करीब आती जा रही थी और करीब आती गई। कौन है? रजनीश उन आंखों को पहचान चुका था, मगर उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि यह साया वही है। पहचान तो तू गया ही है, अब देर मत कर, चल मेरे साथ, उस काले साये ने आवाज़ में एक अलग ही लचक के साथ कहा। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तू लौट कैसे आया? कहता हुआ रजनीश उस साये को मारने के लिए पलटा, मगर उसने रजनीश को दूर धक्का दे दिया और अपने बाईं ओर लगे शव बेसिन को उखाड़कर उसके सर पर फेंक दिया। खून का एक फव्वारा निकला और अगले ही पल सब कुछ शांत। वह साया
अचानक गायब हो गया। अगली सुबह तक पुलिस, वार्डन और हॉस्टल के लड़के उस बाथरूम में खड़े हुए थे। रजनीश की लाश को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। उधर दिवेश, विनोद और रजत का चेहरा भी पीला पड़ चुका था। आखिर उनका दोस्त अब उनके बीच नहीं था, और जिस बेरहमी से उसका खून किया गया था उसे देखकर तो कोई भी डर जाता। उन तीनों का वह दिन जितने मुश्किल से बीता था, रात उससे भी ज़्यादा मुश्किल से बीतने वाली थी। रात हो गई थी। तीनों ने बहुत मुश्किल से खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रजनीश के साथ बैठकर वे बीती रात अपने आगामी भविष्य की योजना बना रहे थे, वही रात रजनीश की आखिरी रात थी। विनोद और रजत तो कमरे में एक साथ थे। जैसे तैसे उनका समय कट रहा था, मगर देवेश अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। उसे रह रहकर रजनीश की डरावनी लाश याद आ रही थी। जैसे तैसे आंखें मूंदकर वह सोने की कोशिश करने लगा। रात के किसी पहर उसकी नींद दरवाजे पर हुई दस्तक के कारण खुल गई। देवेश, उस आगंतुक ने बाहर से आवाज़ दी। वह आवाज़ तो विनोद की थी, मगर उसमें जो लचक थी उससे देवेश अनजान न था। विनोद? देवेश ने घबराते हुए पूछा। दरवाज़ा खोल। वह आवाज़ अब अपनी लचक खोकर भयानक और डरावनी हो गई थी। देवेश के कमरे की लाइट भी बंद हो चुकी थी। अब वह समझ गया था कि उसके कमरे के बाहर वह आगंतुक कौन था। खोल दरवाज़ा। वही भयानक आवाज़ फिर से गूंजी। अब देवेश डर से चिल्लाने लगा था, इधर उधर भागने लगा था। भड़ाक की आवाज़ हुई और दरवाज़ा टूटकर जमीन पर गिर गया। ज ज ज ज ज तू? देवेश का डरा हुआ स्वर निकला। हाँ, मैं। क्या गलती थी मेरी? तुम लोगों ने मुझे किस गलती के लिए इतना जलील किया था? जीते जी तो मुझ में ताकत नहीं थी तुम सबको जवाब देने की, मगर अब मरने के बाद मुझ में ताकत भी है और शक्ति भी। अब मैं बदला लूँगा, उस साये ने कहा, जिसे अभी अभी देवेश ने जय कहकर संबोधित किया था। वह एक झटके में ही देवेश के सामने आ खड़ा हुआ और देवेश डर से कांपने लगा। मुझे छोड़ दे जय, मैंने वह सब जानबूझकर नहीं किया था। जाने दे भाई, जय प्लीज़ मुझे छोड़ दे। देवेश घिघियाता हुआ जय के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। कभी मैं भी ऐसे ही घिघियाया था। तुमने छोड़ा था मुझे? जय ने गुस्से में गरजते हुए कहा। वह अब भी एक साये के रूप में ही था। उस गुप्त अंधेरे में सिर्फ उसकी बिलौरी आंखें ही चमक रही थी। जय मुझे छो। देवेश का वाक्य पूरा होने से पहले ही एक गुलाबी रंग का दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ आया और उसका एक सिरा देवेश के गले की चारों ओर गोल गोल लिपटता गया और दूसरा सिरा पंखे में जाकर बंध गया। देवेश हवा में झूल गया। उसकी जीभ बाहर लटक गई थी और गर्दन एक ओर मुड़ गई थी। जय जा चुका था अपना एक और मौत का बदला लेकर। दरवाज़ा वापस अपनी जगह लग गया, जैसे वह पहले की तरह था। अगली सुबह जब देवेश बहुत देर तक भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो रजत और विनोद ने वार्डन को बुला लिया, और इसके बाद जब देवेश के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो सब सन्न रह गए। देवेश की लाश पंखे से लटकती हुई थी और उसमें सफ़ेद रंग के कीड़े रेंग रहे थे। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। अब पूरे हॉस्टल में दहशत फैल चुकी थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है जो एक एक करके हॉस्टल के लड़कों की जान ले रहा है, और इससे भी बड़ा सवाल, आखिर क्यों? चारों दोस्तों में से अब रजत और विनोद ही बचे थे। देवेश के गले में लटके उस गुलाबी दुपट्टे को देखकर रजत और विनोद को अब कुछ कुछ अंदाजा होने लगा था कि वह कौन है जिसने देवेश और रजनीश दोनों की जान ली है। भाई, मुझे लगता है जय वापस आ गया है, रजत ने कहा। तू चुप हो जा रजत, बिना बात की बात मत कर, विनोद ने डर और गुस्से के मिले जुले भावों से कहा। मैं सच कह रहा हूँ विनोद, तुझे याद नहीं है वह गुलाबी दुपट्टा? वह दुपट्टा अंतिम समय में जय के पास था। यह कहते हुए रजत का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। हमने उसे नहीं मारा, विनोद ने चिल्लाते हुए कहा। तेरे चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। हाँ, मान लेता हूँ कि हमने उसे नहीं मारा, मगर उसके मरने की वजह तो हम ही थे। रजत ने विनोद को हिकारत से देखते हुए कहा। मैंने कहा ना, साले चुप हो जा। कहते हुए विनोद ने रजत को एक मुक्का मार दिया। रजत जमीन पर गिर पड़ा था और विनोद वह अलमारी से अपनी शराब की बोतल निकालकर गुस्से में हॉस्टल की छत पर चला गया। अकेला मत जा विनोद, रजत ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, मगर तब तक विनोद जोर से दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। रजत ने उठकर बाहर जाने की कोशिश की, मगर वह अपने ही कमरे में बंद हो चुका था। लाख कोशिशों के बाद भी वह दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा था। दूसरी ओर विनोद गुस्से में शराब पीता जा रहा था और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ जय को भद्दी भद्दी गालियाँ देता जा रहा था। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए
विनोद को लगा कि पानी की टंकी के पास कोई है, मगर उधर झांक कर देखने पर वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आया। वह आगे की ओर बढ़ गया और सामने लगी रेलिंग पर हाथ रखकर नीचे देखने लगा। सामने लगी रोड लाइट के तारों पर पैर लटकाए बैठे जय के साए पर उसकी नज़र पड़ते ही वह डर के मारे खुद ही पीछे की ओर गिर पड़ा। शराब की बोतल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई थी, जिससे बहती शराब की आवाज़ ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। विनोद के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। वह छत के फर्श पर गिरा हुआ केवल पीछे की ओर रेंगते रेंगते जा रहा था। सामने रोड लाइट्स के तार पर बैठा जय का साया उसे ऐसे दहशत में देखकर जोर जोर से डरावनी हंसी हंस रहा था। विनोद पीछे रखी पानी की टंकी से सटकर रुक गया। अब वह और पीछे नहीं जा सकता था और आगे जाने का तो सवाल ही नहीं था। तारों पर बैठा जय का साया अगले ही पल विनोद के सामने आकर खड़ा हो गया। अब वह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। उसकी आंखों में गहरा काजल, माथे पर बड़ी सी बिंदी और होठों पर गुलाबी लिपस्टिक लगी हुई थी। वह एक गुलाबी रंग का सूट पहने हुए था और उसके गले में पड़े हुए गुलाबी दुपट्टे पर बीती रात मरे हुए देवेश के खून के कुछ छींटे भी थे। जय के इस रूप को देखकर विनोद का डर से बुरा हाल था। उसे अपने सिर की नसें फटती हुई लग रही थी। डर क्यों रहा है विनोद? मेरा यह रूप तो तुम लोगों को पसंद था ना, तो आज क्यों डर रहा है? इतना कहते हुए जय आगे बढ़ा और विनोद की कॉलर पकड़ ली। विनोद की कपकपी छूट रही थी, मगर बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे छोड़ दे जय, हम लोगों ने यह सब जानबूझकर नहीं किया था। जाने देना जय, छोड़ दे जय, मुझे प्लीज़ छोड़ दे। देख, तू 2 को मार चुका है, मुझे छोड़ दे जय, प्लीज़ जय। विनोद भी बिल्कुल देवेश की तरह जय के सामने गिड़गिड़ाने लगा। नहीं विनोद, कभी नहीं। मेरे भी कुछ सपने थे अपने भविष्य को लेकर, मगर वे सब तुम चारों ने बर्बाद कर दिए। और तू कहता है मैं तुझे छोड़ दूं? कभी नहीं विनोद, कभी नहीं। दहाड़ते हुए जय ने विनोद को छत से नीचे फेंक दिया। विनोद नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और उसके चारों ओर खून ही खून था। इधर रजत भी अपने कमरे में कैद था और मदद के लिए पुकार रहा था, मगर बाहर जैसे कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वह रात बीत गई। अगली सुबह सबने विनोद की लाश देखी। अब रजत को यकीन था कि वह जय ही है जो सबको मार रहा था, सबसे अपनी मौत का बदला ले रहा है, और अब उसे पता था कि वह उसे भी नहीं छोड़ेगा। 2 दिन आराम से बीत गए। उस सुबह सबके प्लेसमेंट्स होने थे। रजत भी थोड़ा खुश था कि वह बच गया है और अब प्लेसमेंट मिलते ही वह इस जगह से, इस हॉस्टल से दूर चला जाएगा, जहाँ जय उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वह सुबह सुबह प्लेसमेंट में जाने के लिए तैयार हो रहा था। आईने के आगे वह अपने बाल ही संवार रहा था कि उसका खुद पर कोई काबू नहीं रहा। अचानक से एक बिंदी का पैकेट उसके सामने आया और ना चाहते हुए भी उसे एक बिंदी अपने माथे पर लगानी पड़ी। जो कपड़े उसने पहने थे उन्हें खुद ही उतार कर वह एक सूट पहन चुका था। आंखों में गहरा काजल, होठों पर गहरी लिपस्टिक लगाकर वह अपने कमरे से बाहर निकला तो सब उसे देखकर हंसने लगे। वह कहीं भाग जाना चाहता था, मगर उसका खुद पर कोई काबू नहीं रहा। वह लड़खड़ाती मगर एक लचक भरी चाल के साथ हॉस्टल की छत पर चला गया और उसके पीछे पीछे बाकी के लड़के भी जाने लगे। जो लोग जोर जोर से उसकी इस हरकत पर हंस रहे थे, उन्हें लगा शायद ऊपर जाकर कुछ और एंटरटेनमेंट होने वाला है। जब रजत ऊपर पहुंचा तो जय उसके सामने खड़ा था। न सिर्फ रजत बल्कि वे सभी लड़के जो ऊपर आए थे, वे सब जय को देख पा रहे थे। तू तो बहुत पहले से ही डरते डरते अपनी मौत का इंतजार कर रहा था रजत, आज मैं तुझे उससे मिलवा ही देता हूँ। जय ने मुस्कुराते हुए गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा। नहीं जय, मुझे छोड़ दे, रजत ने कहा। इस बीच हॉस्टल के बाकी लड़के कभी जय को देखते तो कभी रजत को देखते। कभी मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाया था, मुझे जाने दिया था तुम लोगों ने, मुझे छोड़ा था। नहीं ना, गलती क्या थी मेरी? बस यही कि मैं तुम लोगों जैसा नहीं था। अगर मैं समलैंगिक था तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं भी यहाँ कुछ सपने लेकर आया था, मगर तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाकर धीरे धीरे मेरे हर सपने को तोड़ दिया। मैं जीना चाहता था, मगर तुम चारों अंदर ही अंदर मुझे मार रहे थे। अरे मुझे गर्व था अपने समलैंगिक होने पर। कम से कम तुम लोगों की तरह किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश तो नहीं की थी। तुम जैसे लोग किसी को भी सुकून से नहीं रहने दे सकते। उस दिन भी मैं अपने रास्ते जा रहा था, मगर वहाँ भी तुम लोगों ने अपनी टांग अड़ा दी। मेरा मजाक उड़ाया सो उड़ाया, ज़बरदस्ती मुझे या कपड़े पहनाए या काजल या बिंदी
यह लिपस्टिक लगाकर तुम सब बहुत खुश हो रहे थे ना। अरे इतने से भी जिंदा रह जाता मैं, मगर तुम लोगों ने मेरा वीडियो बनाया, उसे वायरल किया। रास्ता ही क्या था मेरे पास सिवाय आत्महत्या के। जय की आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे। सब स्तब्ध थे। शायद उसकी आत्महत्या की असली वजह बाकी सबको आज पता चल गई थी। जय, मैंने तुझे नहीं मारा, मुझे जाने दे जय, रजत ने हाथ जोड़कर कहा। क्यों रजत? ताकि फिर कभी कोई जय तुझसे टकरा जाए तो तू उसे भी मेरी तरह मरने को विवश कर दे। अब मैं किसी और जय को मरने के लिए तुझ जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर जय ने रजत के अंदर प्रवेश किया और जाकर रोड लाइट में उसका सिर दे मारा। एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो चुका था। रजत मर चुका था, ठीक वैसे ही जैसे जय की लाश मिली थी सबको, रोड लाइट में उलझी हुई। इसके बाद उस हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।